नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम और एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासमेट पर। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर से बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। बच्चों लास्ट की 2 क्लासों में हम बात कर रहे थे किसके बारे में, एंसेंट हिस्ट्री के बारे में, जिसे हम प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत में हमने जो पहला टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी के साथ उसके एक एक पॉइंट को क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। जो प्यारे बच्चों, जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका वैदिक सभ्यता। जो आर्यों की सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। मतलब यहां पर वैदिक काल दिख रहा है तो मतलब ऐसा नहीं है। वैदिक काल की जो सभ्यता है उसे हम किस नाम जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है। वैदिक काल को बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और प्यारे बच्चों 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। प्यारे बच्चों अगर यहां पर बात करें ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख ग्रंथ हुआ करता था वो ऋग्वेद हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया 3 अन्य वेद प्रकाश में आए, जिनको हम ऋग्वेद, सामवेद तथा या अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों अगर सबसे हम प्राचीनतम वेद की बात करें तो ऋग्वेद क्या हो जाता है, पूछता है आपसे पेपर में कि सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं। सॉरी, अगर मैं यहां पर आपसे लिखना चाहता हूं सबसे प्राचीन वेद, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऋग्वेद। प्यारे बच्चों 3 वेदों को मिलाकर एक बोला जाता है। आपसे पेपर में सवाल पूछ सकता है किन 3 वेदों को मिलाकर क्या बोला जाता है, तिर्य बोला जाता है ना, तिर्य ही बोला जाता है। ठीक है। चलो, तो अगर ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद को मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बच्चों त्रिय। त्रिय क्या कहलाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को मिला दिया जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद अगर यजुर्वेद क्या है, यज्ञ का वेद कहलाता है। दूसरी तरफ बात करें सामवेद तो संगीत का वेद कहलाता है। और प्यारे बच्चों अगर हम बात कर रहा हूं अथर्ववेद की, तो इसे किसका, औषधि का वेद और या फिर आडंबरों या फिर जादू टोने के वेद, वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात थी वेदों के बारे में। अब सबसे पहले बात करेंगे हम वैदिक सभ्यता के बारे में। प्यारे बच्चों वैदिक, जबकि आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता होती थी वह कैसी सभ्यता थी कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। प्यारे बच्चों कैसी थी, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये सभ्यता कैसी हुआ करती थी, वैदिक सभ्यता, यह एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। मैंने आपको बताया था कि जो सभ्यता हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सी बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कैसी सभ्यता थी, वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। और ये जो सभ्यता थी प्यारे बच्चों ये कैसी थी, पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो यह कैसी हुआ करती थी, यह पितृसत्तात्मक, कैसी बच्चों, पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी, पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। पितृसत्तात्मक सभ्यता हुआ करती थी कौन सी प्यारे बच्चों, वैदिक सभ्यता जो हुआ करती थी पितृसत्तात्मक सभ्यता हुआ करती थी। अगर मैं यजुर्वेद की बात करता हूं, ये किसका वेद है प्यारे बच्चों, अगर मैं लिख रहा हूं उसे यज्ञ का वेद। अगर इस सामवेद की बात करता हूं, संगीत का वेद। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये किसका वेद है, अथर्ववेद किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, औषधि का वेद। यहां पर वेदों के बारे में बताया गया है तो छोटी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे और बाकी वेदों के बारे में चर्चा
करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो सभ्यता हुआ करती थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी, और सॉरी, यह एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, और यह एक पितृसत्तात्मक सभ्यता हुआ करती थी। एक इतिहासकार हुआ करते हैं बच्चों, कौन से? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर बताते हैं कि जो ये आए थे, ये कहाँ से आए थे प्यारे बच्चों? ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे बच्चों? तो आर्य इस रास्ते से होकर, कैसे? इस वाले रास्ते से होकर कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, है ना। भारत में जो आर्यों ने सबसे पहले अफगानिस्तान के पास अपना डेरा डाला, तो ये कहां से आए आए हुआ करते थे? तो मैं किसने बताया साथियों? एक हमारे इतिहासकार हुआ करते थे, कौन? मैक्स मूलर महोदय। कौन से? मैक्स मूलर महोदय। कौन से बच्चों? अगर मैं बात करता हूं, एक हमारे जो इतिहासकार हुआ करते थे, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर महोदय, इन्होंने क्या बताया था? ये कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो वैदिक सभ्यता किसकी सभ्यता थी प्यारे बच्चों? वैदिक सभ्यता जो सभ्यता हुआ करती थी, किसकी सभ्यता हुआ करती थी? तो वैदिक सभ्यता किसकी सभ्यता हुआ करती थी? तो आर्यों की सभ्यता हुआ करती थी। और आर्य कहां से आए थे प्यारे बच्चों? मध्य एशिया से आए थे। ये एक व्यक्ति दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अगर मैं इसे मिटाता हूं थोड़ा सा, ये आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक उस समय के व्यक्ति का चित्र है ना। और इन लोगों को क्या बोला जाता था? आर्य। और आर्यों की जो सभ्यता बोली जाती थी प्यारे बच्चों, वो वैदिक सभ्यता बोली जाती थी, ठीक है। आपने अगर पहले, अब नॉर्मल जानकारी हमने बात की किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। तीनों वेदों को जोड़कर क्या बोला जाता है? त्रिय बोला जाता है, जबकि अथर्ववेद को छोड़ दिया जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सभी वेद लगभग इसी में से बने हैं। यजुर्वेद यज्ञ का वेद, संगीत का वेद सामवेद, और अथर्ववेद औषधि का वेद कहलाता है। अगर बच्चों में अब पहले ही जो वैदिक सभ्यता का जो पहला काल हुआ, उसके बारे में बात करूं, तो पहला काल कौन सा हुआ? ऋग्वैदिक काल। अब बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। तो प्यारे बच्चों, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। सबसे पहले बात करूंगा ऋग्वैदिक कालीन का, सॉरी, ऋग्वैदिक काल की एक सबसे प्रमुख विशेषता हुआ करती थी कि यहां पर जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी बच्चों, वो किस आधार पर हुआ करती थी? तो वर्ण व्यवस्था यहां पर व्यवसाय के आधार पर हुआ करती थी। तो यहां पर क्या हुआ करता था प्यारे बच्चों? अगर मैं बात करता हूं किसकी? वर्ण व्यवस्था की। किसकी प्यारे बच्चों? वर्ण व्यवस्था की। तो सिर्फ वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी प्यारे बच्चों, छुआछूत वाली कोई भी स्थिति नहीं हुआ करती थी। तो वर्ण व्यवस्था कैसे हुआ करती थी इस समाज में, इस काल में? तो व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। मतलब आप समझने की कोशिश करेंगे कि प्यारे बच्चों, यहां पर जो हुआ करता था इस काल में, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार हुआ करती थी? व्यवसाय के आधार पर। मान के चलो कि एक ही परिवार में चार पुत्र हैं। अगर वो ब्राह्मण का काम करता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वो क्षत्रिय का काम करता है वो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर वो शूद्र का काम करता है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर वो किसका वणिक वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग का काम करता है तो वो क्या कहलाएगा? वणिक वर्ग का व्यक्ति कहलाएगा, जिसे हम आमतौर पर किस नाम जानते हैं? बनिया के नाम से जानते हैं, है ना। चलो, अब इसमें, इस व्यवस्था में चार वर्ण हुआ करते थे। तो वो चार वर्ण कौन कौन से हुआ करते? सबसे ऊपर आते थे प्यारे बच्चों, ब्राह्मण। तो सबसे पहले जो व्यक्ति आता था प्यारे बच्चों, वो कौन कौन आते थे? ब्राह्मण। एक सेकंड, क्लियर करके लिखेंगे थोड़ा सा, है ना। चलिए, सबसे पहला व्यक्ति कौन कौन आता था प्यारे बच्चों? ब्राह्मण। फिर आते थे दूसरे श्रेणी पर क्षत्रिय। फिर आया करता था प्यारे बच्चों वैश्य। फिर एक और वर्ण था प्यारे बच्चों, शूद्र।
तो इस व्यवस्था में कितने वर्ण हुआ करते थे प्यारे बच्चों? 4 वर्ण हुआ करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस आधार पर थी बच्चों? वो व्यवसाय के आधार पर थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। और वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसके बारे में बताया गया है। तो पूछ सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था को परिभाषित किया गया है, या किस ऋग्वेद के कौन से मंडल में बताया गया है? तो आप लिख सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। चलिए आगे लिखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। तो प्यारे बच्चों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी, तो यहां पर जो मकान बने हुए थे प्यारे बच्चों, वो मकान किस तरीके से बने हुए थे? वो मकान कच्चे बने हुए थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता में जो मकान हुआ करते थे बच्चों, वो कैसे बने हुआ करते थे? पक्के बने हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे यह वर्ण व्यवस्था के बारे में। अगर मैं बात करता हूं कि ऋग्वैदिक लोगों की जो भाषा हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी प्यारे बच्चों, अगर मैं भाषा के बारे में बात करता हूं तो मैंने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की। अब मैं करूंगा किसके बारे में? भाषा के बारे में बात, है ना। तो भाषा कैसी हुआ करती थी प्यारे बच्चों? संस्कृत हुआ करती थी, जो कि विद्वानों की भाषा रही है शुरू से, संस्कृत, है ना। मैंने आपको एक संस्कृत का एक श्लोक सुनाया था, है ना, एक वाक्य सुनाया था, और आपने जीवन में, मैं समझ रहा हूं कि आप उस पर अमल करेंगे। कौन? छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता था, लेकिन मतलब प्यारे बच्चों इसका बहुत बड़ा हुआ करता था। कौन सा? कि काग चेष्टा बकोना ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी थे 5 लक्षणम। ठीक है। चलो, भाषा कैसी हुआ करती थी? संस्कृत हुआ करती थी। प्यारे बच्चों, अब जानेंगे किसके बारे में हम? प्रसिद्ध इस काल में जो हुआ दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध। प्यारे बच्चों, ये दशराग्य युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? आपसे पेपर में पूछता है कि दशराग्य युद्ध किस किस के बीच हुआ था। बच्चों, अगर मैं दशराग्य युद्ध की बात करता हूं, कौन से युद्ध की? दशराग्य युद्ध की बात करता हूं, तो सुदास व 10 जनों के मध्य, सुदास व 10 जनों के मध्य मध्य हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं दशराग्य युद्ध की बात करता हूं, तो दशराग्य युद्ध सुदास व 10 जनों के मध्य हुआ था, जिसमें प्यारे बच्चों विजयी कौन हुआ था? जिसमें सुदास विजयी हुआ था। अगर मैं जीतने की बात करता हूं, तो जीता कौन था? सुदास जीता था। कौन सा जीता था? सुदास। अब मैंने पहले टॉपिक पर बात की, मैं पढ़ रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं कौन सा प्यारे बच्चों? ऋग्वैदिक काल। 1500 से लेकर, सॉरी, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। चलिए अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले पॉइंट के बारे में चर्चा की गई हमने हमारे द्वारा, वर्ण व्यवस्था। तो यहां पर जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी वो व्यवसाय के आधार पर हुआ करती थी बच्चों। तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे दर्जे पर आते थे, ब्राह्मण, फिर दूसरे पर आते थे क्षत्रिय, तीसरे पर आते थे वैश्य, और चौथे पर आते थे शूद्र, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। यहाँ के लोगों की जो भाषा, ऋग्वेदिक कालीन लोगों की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी। आगे जाना कि प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो सुदास व 10 जनों के मध्य हुआ था दशराग्य युद्ध। बच्चों, अगर मैं आपसे आगे चलता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि इस ऋग्वैदिक काल में जो नदियों के नाम हुआ करते थे, वर्तमान में उन नदियों के नाम क्या हैं? ठीक है। तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के कुछ नामों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये पेपर में सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे और बढ़ने से पहले हम सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करते हैं। चलिए
तो हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। प्यारे बच्चों ऋग्वैदिक कालीन नदियां। अगर मैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात करता हूं तो सबसे पहली जो नदी है वो है प्यारे बच्चों कौन सी, वितस्ता। कौन सी प्यारे बच्चों, वितस्ता। वितस्ता। तो पहली नदी कौन सी है प्यारे बच्चों, वितस्ता। जिसे वितस्ता को हम किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, चेनाब के नाम से जानते हैं। सॉरी, वितस्ता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, झेलम। वितस्ता नदी को किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, हम झेलम के नाम से जानते हैं। दूसरी नदी कौन सी हो जाती है प्यारे बच्चों, अस्किनी। अस्किनी। और अस्किनी क्या है प्यारे बच्चों, चेनाब। अस्किनी को किस नाम जानते हैं प्यारे बच्चों, हम चेनाब के नाम से जानते हैं, है ना। फिर प्यारे बच्चों आ जाती है पुरसाणी। तीसरी नदी कौन सी आ जाती है, पुरसाणी। पुरसाणी नदी। प्यारे बच्चों हम पुरसाणी नदी को किस नाम से जानते हैं, रावी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रावी नदी के नाम से जानते हैं आपकी पुरसाणी नदी को। तो पुरसाणी नदी क्या हो जाती है, रावी। और इसी पुरसाणी नदी के तट पर प्यारे बच्चों किस पर, इसी पुरसाणी नदी पर दशराग्य युद्ध हुआ था। तो किस नदी पर हुआ था, पुरसाणी नदी। पुरसाणी नदी के किनारे। ठीक है। तो आपसे पूछेगा किस नदी के किनारे, तो वर्तमान की रावी और उस समय की पुरसाणी नदी के किनारे युद्ध हुआ था। प्यारे बच्चों अगर मैं तीसरी नदी की बात करता हूं तो वो कौन सी हो जाती है, चौथी नदी। वो हो जाती है आपकी सतुद्री, जिसे हम आम भाषा में किस नाम से जानते हैं, सतलुज के नाम से जानते हैं। सतुद्री मतलब सतलज। प्यारे बच्चों अगर मैं आगे बात करता हूं तो आगे जो नदी पहुंच जाती है वो कौन सी पहुंच जाती है, सदानीरा, जिसे हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, गंडक के नाम से जानते हैं, है ना। सदानीरा, गंडक। एक सेकंड। और ऋग्वेदिक काल में किसका नाम हुआ करता था, कौन सा, चलिए सदानीरा को किस नाम जानते हैं प्यारे बच्चों, हम गंडक के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हम आगे देखेंगे तो कौन सी नदी बच गई बताइए, व्यास बची ना। व्यास को हम किस नाम से हैं, विपाशा के नाम से जानते थे। किसको, व्यास को हम किस नाम से जानते थे, विपाशा। विपाशा को किस नाम जानते थे प्यारे बच्चों, हम व्यास के नाम से जानते थे। व्यास मतलब विपाशा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, विपाशा के बाद विपाशा मतलब व्यास और सुवास्तु मतलब स्वात। तो अगली नदी कौन सी हो जाएगी, सुवास्तु मतलब स्वात। सुवास्तु मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, सुवात हो जाएगी। ठीक है चलिए। अब बच्चे यहां पर जाना हमने किसके बारे में, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में हमने जाना। वितस्ता को क्या बोलते हैं वर्तमान समय पर, झेलम। ऋग्वैदिक काल में इसी झेलम का नाम क्या हुआ करता था, वितस्ता हुआ करता था। अगर मैं अस्किनी की बात करता हूं तो अस्किनी को चनाब, और पुरुषाणी को राबी, सतुत्री को सतलज, और सदानीरा को गंडक, और विपाशा को व्यास, और सुवास्तु को क्या बोला जाता था, स्वात के नाम से वर्तमान समय पर जाना जाता था। ठीक है। ये है प्यारे बच्चों कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियां। तो ये हो जाती हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियां। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए
अब प्यारे बच्चों, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी हुआ करती थी, वो कौन सी हुआ करती थी? वो सिंधु हुआ करती थी। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी, अगर मैं ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करता हूं, तो कौन सी हो जाती है बच्चों? तो वो हो जाती है आपकी सिंधु। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी हो जाती है, वो कौन सी हो जाती है? सिंधु। यहां के लोग कैसे रहते थे, निवास कैसे होता था, बताओ। निवास के बारे में बात करेंगे, है ना। निवास किस किस तरीके से होता था? तो यहाँ के लोग कबीले बनाकर रहते थे, और प्रत्येक एक कबीलों का सरदार हुआ करता था। तो यहाँ के लोग कैसे रहते थे? कबीलों के रूप में। कैसे? कबीलों के रूप में संगठित रहते थे। तो यहाँ के लोगों के निवास के बारे में बात करें, तो यहाँ के लोग कबीलों के रूप में संगठित रहते थे। अगर आर्यों की प्राचीन संस्था की बात करें, तो वो क्या हो जाती है? विद, है ना। और श्रेष्ठ लोगों की एक संस्था हुआ करती थी, जिसे हम समिति, और जो आम लोगों की सभा होती थी, उसे हम सभा के नाम से जानते थे। समिति क्या करती थी? राजा को बनाती थी और राजा को उतारती थी। तो एक महत्वपूर्ण संस्था हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ के लोग कबीलों के रूप में हुआ करते थे। और कबीलों का अगर मैं बात करूं, सरदार ही क्या हुआ करता था? राजा हुआ करता था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि आर्यों की प्राचीन संस्था क्या थी, तो आर्यों की प्राचीन संस्था, जिसके अनुसार वो क्या करते थे? फैसला करते थे, जिन्हें हम क्या बोलते थे प्यारे बच्चों? जिन्हें हम विद के नाम से जानते थे। तो आर्यों की जो प्राचीन संस्था हुआ करती थी बच्चों, वो क्या कहलाती थी? वो विद कहलाया करती थी। तो ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी हो जाती है सिंधु। यहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे हुआ करता था? कबीलों के रूप में हुआ करता था। और यहाँ का अगर प्रमुख व्यवसाय के बारे में बात करूं, तो कृषि तथा पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का था। लेकिन इसकी जान कृषि तथा पशुपालन था ऋग्वैदिक काल की। और उत्तर वैदिक काल आते आते प्यारे बच्चों, जैसे आया उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल जैसे ही आता है, और प्रमुख व्यवसाय बन जाता है आपका व्यापार, जो कि पूरे के पूरे वैदिक सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की जान बन जाता है। और आज के देश में, हमारे देश में वर्तमान स्थिति, अगर भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इतना कृषि सेक्टर या फिर किसी का योगदान नहीं है, जितना कि औद्योगिक सेक्टर का योगदान है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आर्यों की प्राचीन सभ्यता क्या हुआ करती थी? विद, है ना। इसमें दो और संस्था हुआ करती थी प्यारे बच्चों। सभा। सभा जो हुआ करती थी प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ करती थी? आम लोगों की संस्था। सभा क्या हुआ करती थी? आम लोगों की संस्था। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं सभा के साथ किसकी? समिति की। सभा के साथ किसकी बात करता हूं? समिति की। तो ये किसकी हुआ करती थी प्यारे बच्चों? श्रेष्ठ लोगों की। श्रेष्ठ लोगों की संस्था। श्रेष्ठ लोगों की संस्था हुआ करती थी आपकी समिति। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल यहां पर जो प्यारे बच्चों, राजा का जो पद हुआ करता था, वह वंशानुगत नहीं हुआ करता था। यहां पर जो ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा को चुनने का पूरा अधिकार किसको हुआ करता था? समिति नामक एक संस्था हुआ करता था, जो कि श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। और राजा को चुनने में, राजा को पद से हटाने में, राजा का चुनाव करने में सारे के सारे अधिकार किसके पास हुआ करते थे? समिति नामक संस्था के पास हुआ करते थे। चलिए चलिए, है ना। तो समिति नामक संस्था के पास क्या हुआ करते थे? राजा के चुनाव या पद से हटाने के समस्त अधिकार, समस्त अधिकार इसी के पास थे।
एक सेकंड, यहां पर देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है चलिए। तो अगर समिति की बात करता हूं तो क्या करेगा, राजा का चुनाव भी समिति को प्राप्त होगा, और फिर क्या होगा, पद से हटाना। तो समस्त जो अधिकार हुआ करते थे वो किसके पास हुआ करते थे, तो समिति वाले लोगों के पास हुआ करते थे, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु, यहाँ के लोग कबीलों के रूप में रहा करते थे। यहाँ के जो सरदार, कबीलों के सरदार हुआ करते थे, वही राजा हुआ करता था। उस कबीलों के सरदार को ही राजा बोला जाता था। यहाँ की तीन प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि इसकी प्राचीन संस्था हुआ करती थी, जिसे हम विद के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, किसके नाम से जानते हैं, विद के नाम से जानते हैं। यहां पर दो अन्य संस्था हुआ करती थी जिन्हें हम किसके नाम जानते हैं प्यारे बच्चों, सभा के नाम से जानते हैं। सभा आम लोगों की हुआ करती थी और समिति श्रेष्ठ लोगों की हुआ करती थी। राजा का चुनाव या फिर पद से हटाने संबंधी अधिकार समिति के पास हुआ करते थे। अगर इस काल का प्रमुख व्यवसाय के बारे में बात करता हूं, प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय क्या था प्यारे बच्चों, कृषि तथा पशुपालन। कृषि तथा पशुपालन। तो यहां का प्यारे बच्चों व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ करता था, कृषि तथा पशुपालन यहां के लोगों का प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करूं कि इस काल में एक देवता थे, वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा पूजे जाते थे, जिन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई थी। और पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। तो इस काल के सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे इंद्र। तो कौन हुआ करते थे इस काल के प्रमुख देवता, तो इंद्र हुआ करते थे। चलिए, इस काल के प्रमुख देवता, अगर मैं बात करता हूं इस काल के क्या बच्चों, प्रमुख देवता, तो कौन हुआ करते थे, तो इस काल के प्रमुख देवता इंद्र, जिन्हें हम किस नाम से जानते थे, पुरंदर। किस नाम से जानते थे प्यारे बच्चों, पुरंदर के नाम से जानते थे। और पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। तो ये वर्षा के देवता हुआ करते थे, तो लोग इनसे कहते थे। यहां पर एक अग्नि देवता हुआ करते थे, और अग्नि देवता का सीधा सीधा जो देखो, पवन वायु के देवता हुआ करते थे, है ना। चलो, तो पवन देव जो हुआ करते थे वायु के देवता हुआ करते थे, लेकिन एक अग्निदेव हुआ करते थे। अग्निदेव को मध्यस्थता कराने वाला देवता भी बोला जाता था। मतलब ये मानव और प्यारे बच्चों किसके, जो आपका क्या हुआ करता था, मानव के बीच और देवताओं के बीच सुलह कराने का काम अग्निदेव का हुआ करता था। तो मध्यस्थता का देवता भी अग्निदेव को बोला जाता था। मतलब मानवों के बीच में कोई गलती हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है, हम देवताओं से कह देंगे, माफ कर देंगे। या फिर देवताओं को शिकायत है तो वो मानवों से कह देंगे। तो देवता तथा मानवों के बीच जो सुलह कराने वाले देवता हुआ करते थे, तो आग अग्नि देवता हुआ करते थे। चलिए नोट कीजिए सारी चीजों को। चलिए बच्चों, तो ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु निवास करने वाली चीजें, अब चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है। जैसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता में हमने एक बात पढ़ी थी कि सती प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति वहां पर प्रचलित हुआ करती थी। जबकि ऋग्वेदिक काल इतना अच्छा और श्रेष्ठ काल हुआ करता था कि वहां पर ना तो पर्दा प्रथा प्रचलित थी, ना ही सती प्रथा, है ना, ना ही वैश्यावृत्ति। लेकिन प्यारे बच्चों, वहां पर एक सबसे अच्छी अच्छी जो प्रथा थी वो प्रचलित हुआ करती थी। और वो प्रथा कौन सी हुआ करती थी प्यारे बच्चों,
वो प्रथा हुआ करती थी आपकी विधवा पुनर्विवाह जो प्रथा है वो प्रचलित हुआ करती थी। तो बहुत अच्छी थी हमारी कौन सी सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता, है ना। अगर यहां पर प्रथा की बात बारे में बात करें, है ना, तो कौन सी प्रथा यहां पर प्रचलित थी और कौन सी प्रथा यहां पर प्रचलित नहीं थी, है ना। तो पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, तो कौन सी प्यारे बच्चों, विधवा पुनर्विवाह, दास प्रथा। देखो अगर मैं बात करता हूं ऊपर वाली प्रथाओं की तो यहां पर क्या था, प्रचलित नहीं थी, प्रचलित नहीं थी। और देखो ये दो प्रथा हुआ करती थी यहां पर क्या थी, ये प्रचलित थी। तो ये दोनों प्रचलित थी, ठीक है। यहां पर एक अघन्य बोला जाता था, किसको, अघन्य, अघन्य, है ना। तो अघन्य नामक जो, अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने वाला, न मारे जाने वाला। तो प्यारे बच्चों अघन्य के बारे में बताया गया, अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने वाला। और प्यारे बच्चों जो अघन्य की संज्ञा दी गई थी वो किसको दी गई थी, किसको बोला जाता अघन्य, गाय को। गाय को किसके रूप में शामिल किया गया था, पशु के रूप में। गाय को इतना ज्यादा पवित्र माना जाता था, पवित्र पशु माना जाता था, किसका, पवित्र पशु है गाय। जिसका मत उसको किसकी संज्ञा दी गई थी प्यारे बच्चों, तो अघन्य की संज्ञा दी गई थी। और अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, है ना। तो न मारे जाने वाले योग्य। प्यारे बच्चों ऋग्वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। किसके, किसका प्रयोग किया प्यारे बच्चों, तांबे का प्रयोग किया। जबकि ये लोग लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे, ना ही ये तमाकू के बारे में जानते थे। ना तो इन्हें तमाकू का ज्ञान था, ना ही ये लोहे के से परिचित थे। लेकिन प्यारे बच्चों इन्होंने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे का प्रयोग किया। और तांबा प्यारे बच्चों कांस्य युगीन काल से, हड़प्पा सभ्यता से ही पहले चल रहा है। और तांबे का जो प्रयोग किया था प्यारे बच्चों हड़प्पाई लोगों ने भी किया था। लेकिन जब किस युग में किया, जब तांबा तथा टिन बनाकर कांसा बनाया जा रहा था, उसी युग में हड़प्पाई लोगों का उदय हुआ, ठीक है। चलिए तो अगन्य न मारे जाने वाला पशु की संज्ञा दी किसको, पवित्र को। और ब्राह्मणों को गाय दान की जाती थी। और जो व्यापार का जो माध्यम हुआ करता था वो गाय के आदान प्रदान के द्वारा ही चला करता था। चलिए तो ये प्यारे बच्चों किससे, ये लोहे से परिचित नहीं थे, किससे, लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग देखो कितनी अच्छी बात है, तंबाकू के बारे में भी नहीं जानते थे। इन लोगों को तंबाकू का ज्ञान भी नहीं था, ठीक है। ये महिलाओं को काफी ज्यादा श्रेष्ठ मानते थे। एक बार गार्गी और याकलव्य नामक जो प्रसिद्ध ऋषि हुए उनका वाद विवाद भी हुआ था एक यज्ञ के दौरान, ठीक है। चलिए तो यहां पर गाय को कैसा बोला जाता था, ना मारे जाने वाले योग्य। और एक पवित्र पशु की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। अगर यहां पर हम प्रथाओं की बात करें तो पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति, सती प्रथा यहां पर प्रचलित नहीं थी। लेकिन विधवा पुनर्विवाह और दास प्रथा बच्चों यहां पर प्रचलित थी। चलिए चलिए बच्चों, तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। और प्यारे बच्चों यहां इनको तंबाकू का भी ज्ञान नहीं था। और इनके द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था धातु वो कौन सी थी, वो तांबा था। प्यारे बच्चों ये सारी बातें थी किसके बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में। एक बार थोड़ा सा फिर से देखेंगे और थोड़ी सी शुरुआत करेंगे किसकी,
उत्तर वैदिक काल की। जैसे ही प्यारे बच्चों उत्तर वैदिक काल का उदय होता है तो वहां पर राजा का पद वंशानुगत कर दिया जाता है और सभा और समिति का बिल्कुल समाप्त कर दी जाती स्थिति, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो योग्य हो या फिर नहीं हो। और जो प्यारे बच्चों जन्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था को वहां पर सुनिश्चित कर दिया गया। चलिए, यहां पर प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो वैदिक काल की सभ्यता इसे दो भागों में डिवाइड किया गया था। ऋग्वैदिक काल 1000 से, सॉरी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में दो ग्रंथ रचे गए। पहला ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वेद। और आगे उत्तर वैदिक काल में ग्रंथ रचा गया यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद कैसा है प्यारे बच्चों? सबसे प्राचीनतम वेद है। अगर मैं यजुर्वेद की बात करता हूं तो यज्ञ का वेद, और सामवेद संगीत का वेद, और अथर्ववेद औषधि के वेद के नाम से जाना जाता है। अगर वैदिक सभ्यता के बारे में अगर मोटा मोटी हमने जानकारी देखी थी तो यह एक कैसी थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। और यह एक पितृसत्तात्मक, यहां पर जो परिवार का मुखिया हुआ करता था वो पिता हुआ करता था, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में जो परिवार का मुखिया हुआ करता था तो वो माता हुआ करती थी। तो मैक्स मूलर महोदय ने बताया था आर्यों का जो निवास स्थान है वो कहां बताया था? मध्य एशिया बताया था। तो आर्यों की सभ्यता ही वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। बच्चों हमने ये बात की थी यहां पर सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की। तो यहां पर जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो व्यवसाय के आधार पर हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि एक ही, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही परिवार में चार पुत्र हो, एक ब्राह्मण का काम करे, एक क्षत्रिय का काम करे, एक वैश्य का काम करे और एक शूद्र का काम करे। तो वो काम के आधार पर उनका वर्ण डिसाइड कर दिया जाता था। लेकिन जो छुआछूत की प्रथा थी वो नहीं थी, सभी लोग एक साथ बैठकर रहन सहन और खाना पीना खाया करते थे। ऋग्वैदिक लोगों की जो भाषा हुआ करती थी वो विद्वानों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। प्रसिद्ध दसराग युद्ध प्यारे बच्चों किस नदी पर? पुरुषवाणी नदी के किनारे होता है, सुदास व 10 जनों के मध्य, जिसमें सुदास विजयी होता है। और प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं ऋग्वेदिक कालीन नदियों की तो वितस्ता क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? झेलम, अस्किनी, चिनाब, पुरुषवाणी, रावी, सतुद्री, सतलज, सदानीरा, गंडक, विपाशा, व्यास और सुवास्तु सदानीरा। ठीक है, चलिए आगे चले थे हम। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख नदी जो थी वो सिंधु थी। यहाँ के लोगों का जो रहन सहन हुआ करता था वो किस प्रकार हुआ करता था? यहाँ के लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे, और कबीलों के सरदारों को ही राजा बोला जाता था। ठीक है, आर्यों की प्राचीन संस्था की बात करें तो विद हुआ करती थी। जो आम लोगों की संस्था हुआ करती थी उसे सभा, और जो श्रेष्ठ लोगों की सभा हुआ करती थी उसे समिति। प्यारे बच्चों समिति का स्थान इतना बड़े दर्जे पर था जैसे आज का मान सकते हैं आप कैबिनेट। मतलब राजा का चुनाव और राजा के पद से हटाने संबंधी जो प्रक्रिया हुआ करती थी वो इसी के हाथों में हुआ करती थी। प्यारे बच्चों यहां पर व्यवसाय की बात करें तो कृषि तथा पशुपालन, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो व्यापार बन गया। इस काल का जो प्रमुख देवता हुआ करता था वह इंद्र हुआ करते थे, और इंद्र को क्या बोला जाता है? पुरंदर, और पुरंदर का मतलब होता है किला तोड़ने वाला। प्यारे बच्चों इसमें जो प्रथाएं प्रचलित थी वो कौन कौन सी थी? पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति और सती प्रथा यहां पर प्रचलित नहीं थी, लेकिन जबकि वो विधवा पुनर्विवाह और दास प्रथा यहां पर प्रचलित थी। प्यारे बच्चों यहां पर एक पशु हुआ करता था, गाय, पशु वर्तमान में भी होता है। तो पशु को क्या बोलते थे? अघन्य बोलते थे, और इसका मतलब होता है ना जाने वाले योग्य। चीजों के आदान प्रदान के लिए मुद्रा की जगह गाय का ही प्रयोग किया जाता था। और जो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं जो पुरोहित या उस समय के पंडित ब्राह्मण हुआ करते थे उन्हें दान में भी क्या दी जाती थी? गाय दी जाती थी। ठीक है, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे और तंबाकू का ज्ञान भी इन्हें नहीं था। प्यारे बच्चों अब जानेंगे हम किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल। प्यारे बच्चों किसके बारे में जानेंगे? उत्तर वैदिक काल। देखो
उत्तर वैदिक काल का जो समय बताया था वो 1000 से 1000 ईसा पूर्व से कितना बच्चों, 600 ईसा पूर्व। इसी काल में तीनों वेदों की रचना हुई, जिन्हें हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, उत्तर वैदिक काल जैसे ही प्रारंभ होता है तो 1000 ईसा पूर्व में कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में किसकी खोज हो जाती है, लोहे की खोज हो जाती है, और ये लोग लोहे से परिचित हो जाते हैं। ठीक है, तो कहां पर प्यारे बच्चों, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, किसकी खोज होती है, लोहे की खोज। लोहे की खोज कब होती है प्यारे बच्चों, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में क्या होती है बच्चों, लोहे की खोज होती है। और कब, 1000 ईसा पूर्व। कब, 1000 ईसा पूर्व। तो संभव सी बात है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि उत्तर वैदिक कालीन लोग लोहे से परिचित थे। यहां पर जो सीधे सीधे इन्होंने क्या किया कि वर्ण व्यवस्था किसके नाम ट्रांसफर कर दी, व्यवसाय के आधार पर ना करके किसके आधार पर कर दी प्यारे बच्चों, जन्मजात कर दी, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले आते ही एक काल शुरू हुआ, और इस काल में जो कुरीतियां जो हो गई वो चालू हो गई, और एक ऐसी स्मृति है जिसमें महिलाओं को सिर्फ एक भोग की वस्तु के रूप में बताया गया है। और जो हमारी जो मनु स्मृति है, सबसे प्राचीन स्मृति में याद आती है हमारी मनु स्मृति प्यारे बच्चों, उसमें जो स्त्री को किसके रूप में बताया गया, अर्धांगिनी के रूप में बताया गया है। मतलब पुरुष का आधा अंग होती है हमारी अर्धांगिनी, है ना, एक महिला पुरुष का आधा अंग होती है। इसलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर की जो पदवी थी वो ग्रहण की थी। मतलब भगवान शिव आपको एक तरफ से माता पार्वती और एक तरफ भगवान शिव का रूप दिखाई देता है। इसलिए अर्धनारीश्वर से भगवान शिव को नाम से, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो मनु स्मृति है प्यारे बच्चों, उसमें क्या बताया गया है, स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है। अगर स्त्री को किसकी संज्ञा दी गई है, अर्धांगिनी की। स्त्री को प्यारे बच्चों क्या बुलाया गया है, अर्धांगिनी, मतलब मानव का आधा अंग। तो किस में बताया गया है, मनु स्मृति में। और मनु स्मृति क्या है, हमारी जो है सबसे प्राचीन स्मृति है। क्या है प्यारे बच्चों, सबसे प्राचीन स्मृति। सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो कौन सी है प्यारे बच्चों, मनु स्मृति। ठीक है, ये काल जैसे ही आया, और वर्ण व्यवस्था जो कि कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कैसी कर दी प्यारे बच्चों, व्यवसाय से हटाकर किस पर कर दी, जन्म आधारित कर दी। तो वर्ण व्यवस्था कैसे प्यारे बच्चों, व्यवसाय खत्म कर दिया। व्यवसाय कैसे कर दिया, पूरी तरह से समाप्त। और ये किसके आधार पर कर दी, जन्म के आधार पर कर दी। किसके आधार पर कर दी बच्चों, जन्म के आधार पर कर दी। तो वर्ण व्यवस्था कैसी कर दी प्यारे बच्चों, व्यवसाय के आधार को काटकर सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर कर दी, जन्म के आधार पर कर दी गई वर्ण व्यवस्था। अब ऐसा होगा कि राजा का पुत्र चाहे वो योग्य हो या फिर नहीं हो, तो वो राजा ही बनेगा। और यहीं से जो असली छुआछूत या फिर कोई भी परंपरा है, यहीं से वो चालू हुई। किस काल से प्यारे बच्चों, उत्तर वैदिक काल से। तो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित कर दी। ठीक है, सभा और समिति का पूरी तरीके से क्या कर दिया, अस्तित्व समाप्त कर दिया, क्योंकि राजा का पद कैसे कर दिया, वंशानुगत। ठीक है, तो एक और किया गया था क्या, राजा का पद वंशानुगत कर दिया गया, वंशानुगत कर दिया गया। प्यारे बच्चों, यहां पर देवताओं से भी स्थान लिए गए थे। यहां पर
अगर हम ऋग्वेदिक काल की बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे वह इंद्र हुआ करते थे, लेकिन यहां पर सीधे सीधे पशुपति को वो स्थान दे दिया गया। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत कर दिया गया। और क्या किया बच्चों, सभा और समिति ये महत्वपूर्ण योगदान देती थी राजा को चुनने में। सभा और समिति का अस्तित्व समाप्त कर दिया। प्यारे बच्चों, यहां पर सीधे सीधे सभा और समिति का पूरी तरीके से इन लोगों ने क्या कर दिया, अस्तित्व समाप्त कर दिया। जो हमारी वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, कौन सी प्यारे बच्चों, जो व्यवसाय के आधार पर हुआ करती थी, फिर उन लोगों ने इसे जन्म के आधार पर कर दिया। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में सीधे सीधे प्यारे बच्चों जो ये आर्य हुआ करते थे, ये जो हड़प्पा कालीन लोग हुआ करते थे, ये मनोरंजन के लिए शिकार खेलना, है ना, पासा खेलना, जुआ खेलना आदि प्रयोग किया करते थे। जबकि ये जो हमारे जो आर्य हुआ करते थे, ये रथ दौड़, घुड़दौड़, है ना, और ये चेस जो बोलते हैं, है ना, और ये आदि पोलो टाइप के खेल जिसे हम चौगान के नाम से जानते हैं, ये इस तरीके से जो शाही खेल होते हैं ये उन खेलों को खेला करते थे। प्यारे बच्चों यहां पर मैं थोड़ी सी बात की किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में। ये लोग लोहे की खोज कब की, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में ये लोग लोहे से परिचित थे, जबकि ऋग्वेदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहां पर स्त्री कैसे हुआ करती थी, स्त्री को अर्धांगिनी बोला गया। जो हमारी प्रसिद्ध मनुस्मृति है, प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति में जो कि सबसे प्राचीन स्मृति है, वर्ण व्यवस्था यहां पर व्यवसाय से हटाकर जन्म के आधार पर कर दी गई। और प्यारे बच्चों यहां पर राजा का पद जो था वंशानुगत कर दिया गया और सभा और समिति का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चलिए बच्चों आज की क्लास में यहीं तक जानते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में और चर्चा करेंगे किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में। तो मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।